मैं अपने कपड़े की अलमारी में शर्ट के बीच बीच में उसकी पहनी हुई साड़ियां टांग कर रखता हूं। सुबह काम पर जाते वक्त ये साड़ियां मुझसे टकराती हैं और मैं मुस्कुराते हुए अपने आप से कहता हूं, कोई बात नहीं, वो तो हमारे बीच हमारे साथ अब रही नहीं। कम से कम उसकी साड़ियां और मेरी शर्ट तो एक साथ रह ही सकते हैं। एक बहुत ही काबिल और जुझारू पत्रकार हुआ करते, विनय तरुण। उम्र में मुझसे 1-2 साल इधर उधर, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। उनकी याद में उनके आत्मीय, उनके दोस्त हर साल उनसे जुड़े शहर में मीडिया पर एक स्मृति व्याख्यान माला आयोजित करवाते हैं। साल 2017 में उनके एक दोस्त ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि हमने तय किया है कि इस साल के लिए आप इस कार्यक्रम में बतौर वक्ता आए। उन्होंने जब शहर का नाम लिया तो मैं एकदम खुशी से उछल पड़ा। लगा कि जैसे मेरी लॉटरी निकल आई है। मनोरमा का शहर, मेरी मां का शहर। हम उसके शहर पहुंचे। वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी में थी। उसने तय किया था कि कल वही साड़ी पहनेगी जो मैंने उसे दिल्ली से लाकर दी थी, जिसे एक बार वो बिना मैचिंग के ब्लाउज की पहन चुकी थी, लेकिन इस बार प्रॉपर मैचिंग ब्लाउज के साथ। कार्यक्रम के दिन की पहली शाम हम सब एक साथ बैठकर गप्पे मार रहे थे कि मैंने गौर किया कि पापा तो यहां है ही, वो तो गायब है। मैं उनके कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा सटा हुआ, धीरे से खोलने पर मैं अंदर पहुंचा। पापा की नजर मुझ पर पड़ती है कि वो एकदम से सकपका जाते हैं, ऐसे जैसे कि किसी चोर की चोरी पकड़ी गई हो। मैंने पूछा, आप कब आ गए यहां पापा? पापा तो पापा ठहरे, एकदम से चोला बदला। कहा, यह बात तुम मुझसे जाकर पूछो ना। अच्छा भला हम तुम लोग के साथ बैठे हुए थे, लेकिन पकड़ा दी इसे काम कि मेरा बच्चा, उसका कल जो है कार्यक्रम है, इस पर 2 हाथ मार दीजिए। मजेदार बात यह है कि मां कभी भी स्पष्ट रूप से यह नहीं कहती कि पापा को करना क्या है। वो अपने मुहावरे में बात करती। खैर, पापा जो छोटी छोटी बातों के लिए मां पर पूरी तरह निर्भर रहा करते, समय से वो ना मिले तो बवाल काटने लग जाते। मेरे लिए ऐसे पुरुष एक केस स्टडी है, जो वैसे तो घर में एक चम्मच तक नहीं उठाते और घड़ी, चश्मा, तौलिया जगह पर ना मिले तो पूरा घर सिर पर उठा लेते हैं। लेकिन उनकी पत्नी हाथ में साड़ी ब्लाउज पकड़ाए तो चुपचाप सिर झुकाकर पूरी सावधानी से प्रेस करके तह लगाकर वापस उसके हाथ पर रख देते हैं। मैं उस स्त्री को मिलने वाले प्लेजर के बारे में भी जानना समझना चाहता हूं, जिसके घर के सारे कपड़े बाहर से प्रेस होकर आते हों, लेकिन अपने कपड़े वो ऐसे पुरुष से प्रेस करवाती हैं जो चम्मच तक नहीं उठाता। वह किसी और से प्रेस किए कपड़े पहनना पसंद नहीं करती। मां अपने मुहावरे में जब कहती कि इस पर 2 हाथ चला दीजिए, वैसे भी ब्लाउज में कौन सा मेहनत है, एक बार इधर मारा, एक बार उधर मारा, हो गया। पापा एकदम से लहक जाते, कहते, कर लो, तुम ही कर लो, जब इसमें कोई मेहनत नहीं है। लेकिन इतना कहने के बाद
वो जिस मनोयोग से ब्लाउज पर प्रेस करते कि लगता कोई टेलर बड़े जतन से सिली हुई ब्लाउज को खोल रहा है क्योंकि फिटिंग ठीक नहीं आई है और वापस से उसे सिल रहा। वो इस काम में ऐसे डूब जाते कि जैसे दुनिया का सबसे जरूरी काम उनके हिस्से आया हो और इसे उसने ठीक से नहीं किया तो आकाश पाताल एक हो जाए। अब याद करता हूं तो लगता है कि पापा कितने घुटे हुए आशिक रहे हैं। मां गई तो उसकी कुछ साड़ियां मैं अपने पास साथ ले आया और उस कार्यक्रम में पहनी हुई साड़ी की मैचिंग ब्लाउज भी। भाभी बताती हैं कि आखिर के दिनों में वो इस ब्लाउज को किसी गंडे ताबीज जंतर की तरह पहनने से पहले कहती, बच्चा कितना शौक से लाके दिया है, हमको इसका फिटिंग सबसे सही लगता है। ये वो आखिरी ब्लाउज है जिसके बाद वो साड़ी पहनने, संभालने और पहनकर चलने लायक नहीं रही। खैर, उस कार्यक्रम की बात। तो कार्यक्रम हुआ, मां गई और बहुत ही गर्मजोशी से सबने उसका स्वागत किया, कुछ ने बातें भी की और अगले दिन शहर के सभी प्रमुख अखबारों में उस कार्यक्रम की चर्चा हुई क्योंकि कई संपादक भी उसमें मौजूद थे, वक्ता के तौर पर मौजूद थे। एक अखबार में मां की भी तस्वीर छपी और वो रंगीन तस्वीर। पापा को मैंने सारे अखबार दिखाए। सारे अखबार देखने के बाद मां की उस रंगीन छपी तस्वीर देखते हुए उन्होंने कहा, हम ही ब्लाउज पर आयरन किए थे, तुम तो कह ही रहे थे कि आप भी चलिए, लेकिन हम जा नहीं पाए। जाते तो साथ में, इसके साथ मेरा भी